नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर्यन। बजट प्रस्तावों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेबिनार को संबोधित करने का सिलसिला आज भी जारी रहा। पीएम मोदी ने तकनीक के माध्यम से लोगों की जिंदगी में आ रहे बदलाव पर आज अपनी बात सामने रखी। क्या रही बड़ी बातें, खबर दिखाएंगे विस्तार से। होगी बात यूपी की सियासत की भी, इसके अलावा दिखाएंगे खबर वित्त मंत्री के सिक्किम दौरे की। होगी खबरें G20 के बारे में भी, इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भ्रष्टाचार के मामलों में गिरी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा। शराब घोटाले में जेल गए मनीष सिसोदिया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने दिया अपने अपने पदों से इस्तीफा। केजरीवाल ने इस्तीफे किए मंजूर। बीजेपी ने कहा ईमानदार होते तो आरोप लगने के समय ही देना था इस्तीफा। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। उच्चतम न्यायालय ने दखल से किया इनकार। कहा सुनवाई के लिए जा सकते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय। बीजेपी ने कहा कोर्ट में हुई हार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा आपके 11 नेता जेल में। रविशंकर प्रसाद ने कहा सिसोदिया के खिलाफ है डिजिटल और फिजिकल सबूत। प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस को लेकर घिरे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। हत्याकांड में आरोपी सदाकत खान के साथ फोटो वायरल होने पर बीजेपी ने बोला जोरदार हमला। कहा अपराधी और माफियाओं का हमेशा ही साथ देती है समाजवादी पार्टी। पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन आसान बनाना विषय पर वेबिनार को किया संबोधित। कहा सरकार के हर बजट में तकनीक की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर रहा है जोर। तकनीक को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश को बताया अहम। कहा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दुनिया के बड़े देशों के मंत्रियों का भारत आना शुरू। मॉरिशस के विदेश मंत्री पहुंचे दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात। ब्राजील के विदेश मंत्री भी पहुंचे। तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, रूस और चीन के विदेश मंत्री पहुंचेंगे भारत। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास ने असम के डिब्रूगढ़ में अपनी यात्रा का किया समापन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गंगा विलास पर सवार होकर पहुंचे पर्यटकों की अगवानी की। कहा दुनिया की सबसे लंबी क्रूज यात्रा ने खोले हैं संभावनाओं के नए द्वार। पीएम मोदी ने 13 जनवरी को बनारस से किया था रवाना। आतंकवाद पर फिर गिरा पाकिस्तान। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म के मुताबिक आतंकवादियों के खात्मे के लिए पाकिस्तानी प्रयासों की रफ्तार बेहद धीमी। आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई के वादों पर कोई खास प्रगति नहीं। आर्थिक मोर्चे पर और घिरा पाकिस्तान। मूडीज ने गिराई रेटिंग। अमेरिका ने भारत को बताया वैश्विक रणनीति में अहम साझेदार। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा भारत के साथ अमेरिका के व्यापक और गहरे संबंध। आतंकवाद के मसले पर भी अमेरिकी रिपोर्ट में भारत के प्रयासों की जोरदार सराहना। सुर्खियों के बाद में खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। शराब नीति के घोटाले के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को CBI ने गिरफ्तार किया, लेकिन उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है। इस घटनाक्रम के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, तो साथ ही करीब 9 महीने से बाद सत्येंद्र जैन ने भी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और अन्ना हजारे के साथ विश्वासघात किया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उच्च न्यायालय जाने का सुझाव दिया है। गौरतलब है कि सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने सुनवाई के दौरान
सख्त रुख अपनाते हुए सिसोदिया को एफआईआर रद्द कराने के लिए निचली अदालत जाने को कहा। शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से भी इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया। मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया को जमानत रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सिसोदिया के वकील से कहा कि आप अपने मुवक्किल की जमानत के लिए यहाँ क्यों आए हैं? हाईकोर्ट चाहिए, जमानत के लिए विकल्प आपके पास है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट गए बिना कुछ कहना गलत परंपरा की शुरुआत होगी। कोर्ट के इस रुख के बाद बीजेपी ने फिर से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। अगर आपको इतना ही ये पूरी पॉलिसी अच्छी थी तो विड्रॉ क्यों किया था, आप मुझे बता दीजिए। तो ये जितना ये बोलते हैं उतने फंसते हैं, ये तो मैं कह रहा हूं। इसलिए आज का मूल विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट से उनकी हार हुई है, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। बीजेपी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया पर एक बार फिर से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मीडिया में पूरी चर्चा है कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से जेल में है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, पद्मश्री देने की बात करते थे। अब इनके दूसरे शराब मंत्री जेल में है, सीबीआई की गिरफ्त में है और इनको पद्मश्री देने की बात करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मापदंड देखिए। कमीशन को 2% से उठा के कितना कर दिया, 12%। तो दोनों फायदा, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। और 100 करोड़ रुपए मिले, ये तो पूरे मीडिया में चर्चा है। हम क्या बोल रहे हैं, एक नेता अपने 16 फोन बदलता है, ये तो कमाल है साहब। तो ये फोन क्यों बदले जा रहे थे, ये रिकॉर्ड्स क्यों डिलीट किए जा रहे थे? आप तो बिल्कुल पारदर्शिता की प्रतिमूर्ति हैं, यही दावा आप करते हैं। वहीं कांग्रेस ने भी साफ कहा है कि सिसोदिया ने थोक शराब पर जो 6% का कमीशन होता था उसे 12% कर दिया ताकि भ्रष्टाचार हो सके। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? जो भी लोग मनीष सिसोदिया से जरा से भी हमदर्दी रख रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ लें कि ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का, लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि इनके साथ में बहुत बेइंसाफी हो रही है। क्या बेइंसाफी हो रही है इनके साथ में? इन्होंने खुद ने 4 सितंबर 2020 को मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। इस बीच जेल जाने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही लंबे समय से जेल में कैद एक और मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। बीजेपी लगातार इस मामले में दोनों का इस्तीफा मांग रही थी। We have just learned that Mr. Manish Sisodiya has resigned, and so has Mr. Satyendra Jain. And to our great surprise, Mr. Arvind Kejriwal has also accepted the resignation of Satyendra Jain after 9 months. Come on. If Mr. Manish Sisodiya had any moral compass left, being the disciple of Anna Hazare movement, he ought to have resigned on the day this scandalous allegations came to light. फिलहाल भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में हैं और दोनों का इस्तीफा हो चुका है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ईमानदारी के दावों पर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी के दामन पर लगे भ्रष्टाचार के ये दाग कैसे धुलेंगे? दिल्ली से विकास सारथी और गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के बाद अब खबर उत्तर प्रदेश से। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो राजनीति शुरू की थी वो राजनीति अब सपा पर ही भारी पड़ती दिख रही है। जिस सदाकत खान के कमरे में सत्याकांड की पूरी कहानी रची गई, उसकी अखिलेश यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद सपा घिरती नजर आ रही है। इस हत्याकांड में जहां यूपी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है और आरोपियों की धरपकड़ जारी है, तो वहीं योगी सरकार भी इस घटनाक्रम के बाद और ज्यादा सख्त नजर आ रही है।
प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस को लेकर विधानसभा में योगी आदित्यनाथ सरकार को घेर रही समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और सदाकत खान की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। सदाकत खान वही है जिसके कमरे में बैठकर उमेश पाल मर्डर की पूरी साजिश रची गई थी। एसटीएफ सदाकत खान को गिरफ्तार कर चुकी है। अब अखिलेश के साथ सदाकत की पुरानी फोटो पर भाजपा अखिलेश यादव पर हमले बोल रही है। सपा और भाजपा नेताओं के बीच इस तस्वीर को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने ही राजनीति का अपराधीकरण किया है और अभी तो श्री उमेश पाल जी की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फोटो आपको दिखाई दे रही है। आने वाले समय में जितने भी बड़े बड़े अपराधों के खुलासे होंगे और उन अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी के रिश्ते नाते जगजाहिर हो जाएंगे। ये पूरा प्रदेश जानता है और देश जानता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। हालांकि अखिलेश यादव का कहना है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। गौरतलब है कि सोमवार को यूपी एसटीएफ ने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में शूटर अरबाज को मार गिराया। उसके साथ सदाकत खान को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि सदाकत खान के कमरे पर ही हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद वायरल सीसीटीवी फुटेज में जो शूटर दुकान से गोलियां चला रहा है उसकी पहचान गुलाम के रूप में हुई है। सदाकत उसके काफी करीब है। गुलाम के साथ ही सदाकत के कमरे में साजिश रचने के लिए बैठकें होती थीं। हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों का भी सदाकत के कमरे में आना जाना था। इस बीच उमेश पाल मर्डर केस में बरेली में भी सरगर्मी है। बरेली की जिला जेल में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने छापेमारी की। इसी जेल में अतीक का भाई बंद है। हम लोग सारी बैरक पे चेक कराते हैं कि आपत्तिजनक सामान न हो किसी के पास, ये जानने के लिए और ये देखने के लिए कि जेल मैनुअल के अनुसार जेल का संचालन हो रहा है, किसी कैदी की विशेष कोई समस्या तो नहीं है जिसको जेल प्रशासन इग्नोर कर रहा हो। तो ये शासन के निर्देश है और हम लोग प्रतिमाह करते हैं, उसके रूटीन में सारी बैरकें की गई थी। अशरफ की भी बैरक की गई थी। 24 फरवरी को प्रयागराज में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल का सनसनीखेज मर्डर हुआ था। मर्डर के तीसरे ही दिन हत्या के आरोपी 50,000 रुपए के इनामी अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आरोप है कि उमेश पाल का जब मर्डर हुआ तब अरबाज गाड़ी चला रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग की। देश में कैसे तकनीक के द्वारा लोगों की जिंदगी आसान बन रही है और भ्रष्टाचार पर लगाम लग रही है, इस विषय पर पीएम मोदी ने आज एक वेबिनार को संबोधित किया। बजट के बड़े प्रावधानों को लेकर प्रधानमंत्री लोगों से संवाद कर रहे हैं और आज इसकी 5वीं कड़ी के तहत पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ईज ऑफ लिविंग पर विस्तार से अपनी बात देश के सामने रखी। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित तमाम पहलों और योजनाओं को तेजी और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सुझाव और विचार आमंत्रित करने हेतु पीएम मोदी लगातार वेबिनार कर रहे हैं। इस क्रम में मंगलवार को 5वें वेबिनार में पीएम मोदी ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीवन आसान बनाना पर इससे जुड़े लोगों के साथ विचार विमर्श किया। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी का बदलता हुआ भारत अपने नागरिकों को तकनीक की ताकत से लगातार सशक्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सालों में सरकार के हर बजट तकनीक की मदद से देशवासियों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस बार के बजट में भी तकनीक के साथ ही मानवीय पहलू को भी प्राथमिकता देने का प्रयास हुआ है। सरकारों के समय इस वर्ग ने हमेशा अभाव ही महसूस किया। अभाव में जिंदगी जूझने में ही निकल जाती थी। समाज में ऐसे लोगों का भी वर्ग था, ये दूसरे प्रकार का था, जो स्वयं के सामर्थ्य से आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन पहले की सरकारों के समय ये वर्ग भी हमेशा दबाव, सरकारी दखल, भांति भांति की रुकावटें डगर डगर पर महसूस करता रहा।
हमारी सरकार के बीते कुछ वर्षों के प्रयासों से अब यह स्थिति बदलने लगी है। आज सरकार की नीतियां और निर्णयों का सकारात्मक प्रभाव हर उस जगह देखने को लगा है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे सरकार के प्रयासों से गरीब और वंचित के जीवन को आसान बनाया जा रहा है और उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। साथ ही लोगों के जीवन में सरकार का दखल और दबाव भी कम हो गया है। इसमें तकनीक की अहम भूमिका है। टेक्नोलॉजी, जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, इन तीनों के कारण करोड़ों गरीबों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजना संभव हुआ। उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी, आरोग्य सेतु और कोविन ऐप उसका एक महत्वपूर्ण साधन बनी और इससे कोरोना के दौरान ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में बड़ी मदद मिली। हम देखते हैं आज टेक्नोलॉजी ने रेलवे रिजर्वेशन को और आधुनिक बनाया और सामान्य से सामान्य मानवी को इस पर कितना बड़ा सिरदर्द दूर हो गया। प्रधानमंत्री के मुताबिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आजकल 5G और AI की चर्चा तो काफी दिनों से हो रही है। ये भी कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री, मेडिसिन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और तमाम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। लेकिन अब हमें अपने लिए कुछ विशेष लक्ष्य तय करने होंगे। वो कौन से तरीके हैं जिससे इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सामान्य मानवी की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लघु उद्योगों को भी तकनीक की मदद से राहत पहुंचाने पर जोर दिया और कहा कि जीवन में तकनीक का प्रभाव बहुत बढ़ने वाला है। पीएम ने कहा कि देश में प्रतिभाशाली युवा हैं, कौशल युक्त मानव श्रम है और भारत के गांव के लोगों में तकनीक के उपयोग की क्षमता बहुत बड़ी है। हमें इसका फायदा उठाने के लिए प्रयास करने होंगे। पीएम ने भरोसा जताया कि सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से ईज ऑफ लिविंग को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो एक आम आदमी की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जाए, तकनीक के आधार पर, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के आधार पर ईज ऑफ लिविंग को कैसे बढ़ावा दिया जाए, बहुत कुछ किया गया है क्योंकि एक आधार तैयार किया गया है इस प्रकार की व्यवस्थाओं का। क्या कुछ है उसके आंकड़े हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लोगों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया गया है टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के माध्यम से, तकनीक के आधार पर, और तकनीक ने कैसे एक जिंदगी को बदला है। तकनीक एक सेंटर पॉइंट है और उसने किस प्रकार से लोगों की जिंदगी को आसान किया, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले बात जैम की करते हैं उससे, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। जैम मतलब जनधन, आधार और मोबाइल, ये आपके हाथ की एक ताकत को बढ़ाया गया है और सीधा एक तरीके से अकाउंट्स लिंक होना, आपके खाते में डीबीटी के थ्रू पैसे आना, उससे भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है। और अपने आप में जैम ने एक बहुत बड़ा आधार तैयार किया क्योंकि उसमें तकनीक आधारित व्यवस्थाओं को शामिल किया गया और एक पारदर्शी व्यवस्था को लाया गया। 40% डिजिटल पेमेंट आज की तारीख में, दुनिया भर के 40% डिजिटल पेमेंट हिंदुस्तान में हो रहे हैं। यह भारत की बढ़ती डिजिटल क्रांति को साफ तौर से दिखाता है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और यूपीआई के जो पेमेंट्स हैं उसमें बीते 4 साल में लगभग 200% का इजाफा देखने को मिला। यह भी हमारे बढ़ते हुए डिजिटल क्रांति की और एक आम आदमी के सशक्त होते डिजिटली परफॉर्मेंस की भी जिक्र करता दिखाई पड़ता है। 1 अरब आधार, यानी कि जो आधार कार्ड बनता है, बायोमेट्रिक्स बनता है, उसकी संख्या भारत में 1 अरब से ज्यादा है अपने आप में। यह भी बताता है कि कैसे लोगों के लिए तकनीक के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुगम बनाया गया, उसका एक आधार तैयार हुआ है और उसका असर भी दिखाई पड़ता है। लगभग 48 करोड़ जनधन खाते हिंदुस्तान में खुल चुके, इससे ज्यादा संख्या है, 48 करोड़ से ज्यादा। और दुनिया में बैंक अकाउंट खोलने के नाम पर एक तरीके से विश्व रिकॉर्ड भी हिंदुस्तान के नाम पे आता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आज तक किसी मुल्क में, किसी देश में, किसी भी जगह पे इतने अकाउंट्स नहीं खुले। और 48 करोड़ एक तरीके से खातों को खुलना यह बताता है कितनी बड़ी ताकत भारत के पास में वित्तीय समावेशन के तौर पर ग्रामीण स्तर तक पहुंची है। क्या असर हुआ है?
जो इनोवेशन की ताकत को आगे बढ़ाया गया, स्टार्टअप को आगे बढ़ाया गया, उसके चलते 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हिंदुस्तान में आज की तारीख में आ चुके हैं। और यह भी दिखाता है कि तकनीक के माध्यम से जो प्रोत्साहन का एक पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, उसका फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। सीएससी लगभग 5.25 करोड़ लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर, जहां पर ग्रामीण स्तर पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था होती है। और भारत में 5,35,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर खुले हुए हैं। इसके अलावा ई नैम के माध्यम से लगभग 2.25 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं। ई नैम वो प्लेटफॉर्म होता है जहां पे किसान अपनी उपज को देश भर का जो मार्केट है उसमें बेच सकता है। उसमें लगभग 2.5 लाख के आसपास व्यापारी उसमें जुड़ चुके हैं और लगभग 2.5 लाख करोड़ का व्यापार भी अभी तक हो चुका है। यानी ये हमारे इस ई नैम प्लेटफॉर्म की बढ़ती ताकत को दिखाता है, जहां पे किसान को अपने आसपास की ही मंडी नहीं बल्कि तकनीक की वजह से देश भर की मंडी का भाव मिलता है। जहां पे बेहतर भाव वहां पे वो बेच सकता है। इसके अलावा जैम पोर्टल के लिहाज से अगर बात की जाए तो जैम पोर्टल पर भी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार वित्तीय वर्ष में हो चुका है और इसको लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए के व्यापार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। और डिजी लॉकर में भी 562 दस्तावेजों का एक तरीके से दस्तावेजीकरण हो चुका है। जब आप अपने डिजिटल फॉर्मेट में अपने दस्तावेज को रखते हैं तब ये एक तरीके से डिजी लॉकर में जाता है और ये भी हमको सशक्त करता है कि हम कहीं भी अपने मोबाइल के माध्यम से अपने दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। हम अगले तथ्य पे जाते हैं और बताते हैं किस तरीके से और ज्यादा तकनीक से ईज ऑफ लिविंग की ओर बढ़ता हुआ हिंदुस्तान दिखाई पड़ रहा है। 700 डिजिटल विलेज बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट चला है जहां पे पूरा गांव को डिजिटली किया जाएगा, सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी और उस पायलट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाते हुए देश के सभी गांवों तक इसको आगे बढ़ाने की प्रक्रिया की गई। टैक्स प्रक्रिया को फेसलेस किया गया है। तकनीक की वजह से किसी व्यक्ति के पास जाके आपको अपना असेसमेंट नहीं कराना बल्कि तकनीक असेसमेंट करेगी और आपके और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में सिर्फ तकनीक होगी। कोई व्यक्ति आपसे अंडू फेवर लेने की कोशिश नहीं कर पाएगा क्योंकि तकनीक की वजह से आपको फेसलेस टैक्स व्यवस्था की गई है। भारत नेट की अगर बात की जाए तो 2 लाख पंचायतें हिंदुस्तान में अब तक ब्रॉडबैंड से जुड़ चुकी हैं और टोटल सभी 6 लाख ब्रॉडबैंड पंचायतों को जोड़ने का एक लक्ष्य रखा गया, उस पर भी तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है। ग्रामीण डिजिटल साक्षरता की अगर बात की जाए तो 6 करोड़ लोगों को साक्षर किया जा चुका है क्योंकि कोशिश यह है कि हर घर का कम से कम एक व्यक्ति डिजिटली साक्षर हो सके ताकि वो अपना घर, अपने परिवार, अपने समाज को सशक्त कर सके और सभी सामाजिक योजनाओं का लाभ ले सके। इसी तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट जो मिशन है उसकी अगर बात की जाए तो 713 जिलों में 4,671 जो ई सर्विस सेवाएं हैं भारत सरकार की, उनको एक तरीके से पहुंचाने की व्यवस्था की गई है और ई सर्विस के माध्यम से हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, यह कोशिश की गई। अगली हम स्लाइड को और बढ़ते और बताते हैं कि आपको कैसे ईज ऑफ लिविंग में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से तमाम बड़े बदलाव आए हैं। पीएम ई विद्या के लिहाज से अगर बात की जाए तो 12 टेलीविजन चैनल खोले गए तो उनको विस्तार देते हुए 200 टीवी चैनल खोलने का सरकार की योजना है हर क्लास के लिहाज से और क्षेत्रीय भाषाओं को इसमें फायदा मिल सके उसकी भी व्यवस्था की गई है। चिप आधारित ई पासपोर्ट बनाने की भी सरकार ने पहल कर दी है। इस तरह 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोली जाएंगी। अपने आप में यह भी एक नए प्रकार की पहल की गई है। साथ ही साथ 1.5 लाख जो डाक खाने हैं, डाकघर हैं, उनमें भी बैंकिंग व्यवस्था की जा रही है और काफी हद तक वो शुरू हो चुकी है। डाकघर को भी बैंक में तब्दील किया जा रहा है। तकनीक के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं वहां पे मौजूद होंगी। पेरीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से देश भर में 23 सेंटर खोलने की बात है क्योंकि महामारी के बाद में, कोविड के बाद में लगातार मेंटल हेल्थ को लेकर भी बात हो रही थी। सरकार का उस पर भी जोर है कि कहीं से भी बैठे बैठे लोग मेंटल हेल्थ को लेकर भी सलाह ले सकें, उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। हम अगली स्लाइड को बढ़ते हैं कि किस तरह से एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और तकनीक से बचत, क्योंकि जो तकनीक अपनाई गई है उससे सरकार को बचत हो रही है, आम लोगों को भी बचत हो रही है। सरकार के लिहाज से अगर बात की जाए तो बीते 8 साल में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकार को बचत हुई क्योंकि पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार रुका है, साइफन रुका है। मनरेगा में लगभग 10% के आसपास बचत हुई है। 3 करोड़ फर्जी जो राशन कार्ड अभी तक पिछली व्यवस्था में हुआ करते थे वो निरस्त हुए, उसकी वजह से भी बचत हुई है। लगभग 4.5 करोड़ फर्जी गैस कनेक्शन भी गायब हो गए। जो पहले सब्सिडी पे गैस लिया करते थे, ऐसे लोग जब पारदर्शी व्यवस्था आई तो वो गायब हो गए, यानी सरकार को बचत हुई, आम लोगों को फायदा हुआ है। आयुष्मान भारत का की जो योजना है जिसमें 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष का जो बीमा मिलता है, उस पैसा का सरकार की वजह से देने से जो आम लोग हैं उनको करीबन 80,000
करोड़ रुपए की आम गरीबों की बचत हुई है, ये अपने आप में दिखाता है। अगली तकनीक स्लाइड की ओर हम जल्दी से बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से सरकार ने लगातार बचत को आगे बढ़ाया। ग्रामीण विकास मंत्रालय में लगभग 5.5 लाख फर्जी अकाउंट निरस्त पाए गए हैं। फर्जी खाद के लिहाज से अगर बात की जाए तो लोग लिया करते तो उसकी बचत हुई है, तो लगभग 121 लाख मीट्रिक टन खाद की बचत हुई, यानी कि सही लोगों को अब खाद मिल पाएगी, गलत लोगों के हाथों में नहीं जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में एक फर्जीवाड़ा चला करता था और पारदर्शी व्यवस्था से, तकनीक की वजह से 1 करोड़ फर्जी लाभार्थी गायब हो गए, यानी कि अब सही लोगों तक पैसा पहुंच रहा है। सामाजिक न्याय मंत्रालय के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2 लाख फर्जी लाभार्थी हुआ करते थे एक समय में पिछली व्यवस्था में, लेकिन अब वो गायब हो गए, यानी सही लोगों तक पैसा पहुंच रहा है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिहाज से छात्रवृत्ति योजना के लगभग 5.25 लाख केस फर्जी पाए गए, और यह बताने के लिए काफी है कि अगर वो पैसा गलत हाथों में नहीं गया, सरकार की बचत हुई, आम लोगों को फायदा हुआ। तो ये तकनीक से ईज ऑफ लिविंग और तकनीक से बचत का जो एक बड़ा रूप स्वरूप देखने को मिलता है, वो साफ तौर से इन तमाम आंकड़ों से दिखाई पड़ता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। अरे रामदयाल, तेरी उपज का क्या हुआ? अरे औने पौने दाम मिल रहे थे इसलिए नहीं बेची। और तुम्हारी उपज? मेरी उपज ये रही मेरे मोबाइल में, एकदम सुरक्षित। अरे ये तो कोई रसीद लगती है। कोई रसीद नहीं, डिजिटल रसीद है जो WDRA से पंजीकृत वेयर हाउस में उपज रखने से मिलती है। WDRA? WDRA भारत सरकार की एक संस्था है जो अच्छे और सुव्यवस्थित वेयर हाउसों को पंजीकृत करता है। अच्छा, अब तुझे इस रसीद का कमाल दिखाता हूँ, चला। देखा, इस रसीद पर बैंक से लोन हो गया। ये तो कमाल हो गया। कमाल तो अभी और भी है भैया। देखो, जब और जहाँ उपज के अच्छे दाम मिलेंगे, उपज बेच दूंगा और फिर बैंक का सारा लोन भी चुकता कर दूंगा। अरे वाह। मुन्नी, पापा आप मेरा नया बैग लाए? हाँ, ये रहा तुम्हारा नया बैग। और तुम्हारे लिए झुमके। WDRA का प्रयास, किसानों का आर्थिक विकास। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है, मैसूर सैंडल सोप। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख करते हैं। बात पाकिस्तान के आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान लगातार बेनकाब होता जा रहा है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट के एक बार सामने आने के बाद से खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद पर कार्रवाई के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। तो वहीं ये रिपोर्ट भारत के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई का ब्यौरा भी दुनिया के सामने रखती है। अमेरिका ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने वाला देश कहा है, तो वहीं पाकिस्तान को आतंक को संरक्षण देने वाला देश कहा है। पाकिस्तान पर लगातार आतंक के वित्त पोषण और आतंकवादियों को संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं। इस कारण लगी तमाम पाबंदियों के बाद पाकिस्तान सरकार ने आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण की बात कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कही थी, लेकिन तमाम दावों के बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद से निपट पाने में सफल नहीं हो रहा। इस वजह से आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान लगातार दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना करता रहा है। एक बार फिर अमेरिका ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट से पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से निपटने के नाम पर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों की समाप्ति के लिए पाकिस्तानी प्रयासों की रफ्तार बेहद धीमी है। इस कारण यहां न सिर्फ वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, 2021 में आतंकी हमलों में मृतकों व घायलों की संख्या भी बढ़ी है। आतंकवाद पर केंद्रित इस अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकी संगठनों का सीधे तौर पर नाम लिखा गया है। पाकिस्तान में प्रमुख रूप से तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ISIS के जैसे आतंकी संगठनों के सक्रिय होने की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में अलगाववादी आतंकवादी संगठनों ने ज्यादातर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत को निशाना बनाया है। यहां आतंकवादियों ने IED, VBIED, आत्मघाती बम विस्फोट और लक्षित हत्याओं जैसे हथकंडे अपनाए हैं। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अपनी 2015 की राष्ट्रीय कार्य योजना की समीक्षा की और उसे संशोधित करते हुए उसे 20 सूत्री योजना से 14 सूत्री कर दिया।
लेकिन आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई की महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा पर कोई खास प्रगति नहीं की है। अमेरिकी रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब जम्मू कश्मीर में अल बद्र नाम के आतंकी संगठन का पूर्व कमांडर खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वो कराची में रहकर आतंकियों की भर्ती में शामिल रहा है। एक सप्ताह के अंदर पाकिस्तान में कश्मीरी आतंकी की हत्या की ये दूसरी घटना है। इससे पहले हिजबुल के आतंकी बशीर पीर की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई थी। अमेरिका ने एक ओर पाकिस्तान को निशाने पर लिया तो दूसरी ओर आतंकवाद के खिलाफ कदमों के लिए भारत सरकार की सराहना की। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने आतंकवादी संगठनों को पहचानने, उन्हें तबाह करने और आतंकवाद के खतरे को कम करने की दिशा में शानदार काम किया है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की रिपोर्ट कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 भारत के अनुसार भारत में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISIS, अल-कायदा, जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी संगठन सक्रिय हैं। भारत ने राज्य और केंद्र के स्तर पर खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत ने बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए एंट्री पर बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। एयरपोर्ट्स पर दोहरी जांच के उद्देश्य से एक्सरे स्क्रीनिंग की गई है। भारत की जांच एजेंसी NIA ने हथियारों की तस्करी के आरोप में लश्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल जिहादी इस्लामी के आतंकियों को सजा दिलाई है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि किस तरह से भारतीय सेना आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर में लोक कल्याणकारी कामों में लगी है। इनमें स्कूल चलाना, मेडिकल कैंप लगाना और युवाओं को ट्रेनिंग देने समेत उन्हें रोजगार दिलाने जैसे काम शामिल हैं, जिससे युवाओं को कट्टरपंथी बनने से रोका जाए। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि भारत और अमेरिका वैश्विक रणनीति में अहम साझेदार हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत के साथ हमारे व्यापक और गहरे रिश्ते हैं। India is a global strategic partner of ours. We have a wide, broad, deep relationship with India. There will be a lot on the agenda in the bilateral relationship and in the multilateral engagements he takes part in on the margins of the G20. We share a vision with India of a free and open Indo-Pacific, and India is a key partner of ours bilaterally in the context of the Quad as well, other international groupings. यह अहम टिप्पणी ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन G20 विदेश मंत्रियों की बैठक समेत कई प्रमुख सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। त्वचा का एक वादा, मैसूर सैंडल गोल्ड अपने अंदर की खूबसूरती को जगाइए। कल आज और कल में, देश के हर पल में, कल आज और कल में, देश के हर पल में। कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं। मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद खबरें G20 से जुड़ी हुई। G20 देशों के विदेश मंत्री बुधवार और गुरुवार को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए राजधानी नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए मॉरिशस और ब्राजील के विदेश मंत्री नई दिल्ली पहुंच गए हैं।
तुर्की, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, चीन और रूस के विदेश मंत्री भी भारत आ रहे हैं। वैश्विक स्तर पर उभरती चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भारत के दृष्टिकोण पर बैठक में विचार विमर्श होगा। G20 देशों की यह पहली मंत्री स्तरीय बैठक होगी। बैठक बहुपक्षवाद को मजबूत करने और खाद्य ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास पर सहयोग को गहरा करने पर केंद्रित होगी। साथ ही लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर भी चर्चा होने की संभावना है। बाद में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री से मुलाकात की। महिलाओं के योगदान को सम्मान देने और उनको मिल रही चुनौतियों पर चर्चा के लिए W20 की बैठक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में हुई। तमाम क्षेत्रों की महिलाओं ने अपने अनुभव इस मंच पर साझा किए, तो वहीं महिलाओं के लिए बेहतर माहौल बनाने पर भी मंथन हुआ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पहली वुमेन 20 इंसेप्शन मीट के दूसरे दिन भी विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। इस दौरान कई असाधारण महिलाओं ने अपनी असाधारण कहानियों को साझा किया। बाधाओं को तोड़ते हुए शीर्षक के सत्र की शुरुआत भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों द्वारा देश की सेवा करने के अपने अनुभवों को साझा करने के साथ हुई। Family of advocates, so I really branched out when I did my mechanical engineering and joined the Indian Navy. And my family, friends have been very, very proud, and to see, to have me there working on field, which was really nothing. I've come from a very privileged and pampered background. So have me working on field, sweating it out with the workers was something that even I did not know I had it in me. And somehow Indian Navy really brought it out through the training and all the sessions that we had. It really came out, and I got transformed. So there's some part of me which was there inside of me which I never knew. So that got tapped into and really explored. जम्मू एवं कश्मीर की एक ग्रामीण महिला उद्यमी जुबैदा बीबी ने पशुपालन करने से प्रकाशन क्षेत्र में उद्यमी बनने तक के अपने सफर को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे अधिक से अधिक महिलाएं उनके साथ जुड़ रही हैं और उद्यमी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं। पहले तो घर में ही काम करते थे, मवेशी रखी है हमने, बच्चों का गाय भैंस का काम करते। फिर 2018 में हम उम्मीद परिवार से जुड़ के उसके बाद हमने लोन वगैरह लिया, औरतों को जोड़ा, किसी ने शॉप खोला है, किसी ने मवेशी ली है, ऐसे कोई ना कोई बिजनेस तो मैं करती हूँ, स्क्रीन प्रिंटिंग का काम। हम बहुत अच्छे रहते हैं, हम जम्मू में ही रहते हैं, कश्मीर में नहीं, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में रहते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम बिल्कुल मिल के रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जैसे कल भी पूछ रहे थे वहाँ हम सुनते हैं ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से रहते हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के तहत चलने वाले जम्मू एवं कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक ने ग्रामीण महिलाओं को शामिल करने में आने वाली शुरुआती चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन चुनौतियों से कैसे निपटा गया। Initially, when the scheme started in 2014, there was a big mental block. As in, these girls would have, they don't participate very eagerly. They didn't participate then. But now, because all the doubts and everything is clear, and the credit which the financial institutions give them, wholeheartedly support them, and the non-performing asset percentage of these women is 1%. So they are employable. And the banks and other financial institutions think them take them as an employable category. And she is not the only one. This is what I also said in the room, that every block has a success story in Jammu and Kashmir. And for the last 2-3 years now, they are eyeing for a 10 lakh loan. So this shows that they are very eager to be part of the mainstream. सत्र की संचालक पद्म विभूषण और राज्यसभा सांसद सोनल बांसिंग ने महिलाओं के गौरव को लेकर खास तौर पर चर्चा की। ध्यान रहे कि W20 बैठक का उद्देश्य दुनिया भर की महिलाओं को एक साथ लाना है, ताकि दुनिया की आधी आबादी के सामने आने वाली आम चुनौतियों का समाधान खोजा जा सके। छत्रपति संभाजी नगर से श्रेया उपाध्याय की रिपोर्ट, DD न्यूज। DOPT की ओर से हरियाणा के गुरुग्राम में G20 की पहली भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह की बैठक कल से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने के लिए सभी देश मिलकर प्रयास करें। उन्होंने कहा कि विश्व को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना सभी देशों की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही
सन 2014 में कहा था कि ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, के भ्रष्टाचार को लेकर के किसी प्रकार का कोई समझौता सरकार करने को तैयार नहीं रहेगी, और ऐसा किया भी गया। उदाहरण के तौर पर सन 2018 में प्रधानमंत्री जी के ही निर्देश से फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट लाया गया। प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि इस पृथ्वी को, इस संसार को, इस देश को और देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में समाज को सुरक्षित बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, ये हम सब की साझी जिम्मेवारी है। और फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रहे हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। माइसोर सैंडल सोप। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। केंद्र सरकार ने इस साल के आखिर तक देश भर में 10,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। अभी देश भर में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं, जहां करीब 1800 दवाइयां और करीब 300 सर्जिकल उपकरण सस्ते दाम पर मिलते हैं। जन औषधि के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार 5वां जन औषधि दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र अब देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के प्रति रुचि बढ़ी है। देश में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं, जहां 50 से 90% तक दवाइयां सस्ती मिलती हैं। ये दवाइयां बेहतर क्वालिटी वाली होती हैं। यही वजह है कि हर दिन करीब 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों पर जाते हैं। जो लोग जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, उनको सरकार की तरफ से मदद भी दी जाती है। साथ ही उन्हें 20% का कमीशन भी दिया जाता है। जन औषधि केंद्रों पर न केवल सस्ती दवाइयां मिलती हैं, बल्कि ये रोजगार भी मुहैया कराता है। देश के 764 जिलों में से 743 जिलों में जन औषधि केंद्र खुल गए हैं। वित्त वर्ष 2021-2022 में जन औषधि केंद्रों से 893 करोड़ की बिक्री हुई है, जिससे आम लोगों की जेब से 5,360 करोड़ रुपए की बचत हुई है। जन औषधि के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम है जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। इस बार पूरे हफ्ते राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हर दिन अलग अलग थीम पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान देश के 40 लोकेशन पर नुक्कड़ नाटक, मोबाइल वैन, दिल्ली हाट में जन औषधि केंद्र का मॉडल, सेल्फी पॉइंट के साथ साथ पद यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। 3 मार्च को महिला आधारित जन औषधि के प्रति जागरूकता के लिए 2 विशेष ट्रेन भी चलाई जाएंगी। ये ट्रेन दिल्ली से छत्तीसगढ़ और पुणे से दानापुर तक चलेंगी। 10 शहरों में हेरिटेज वॉक का भी आयोजन किया जाएगा। 7 मार्च को सभी जन औषधि केंद्रों पर जन प्रतिनिधि के अलावा डॉक्टर और जिन लोगों ने जन औषधि केंद्रों से दवाइयां ली हैं, वो भी अपना अनुभव साझा करेंगे। भारत की जेनरिक दवाइयां दुनिया भर में मशहूर हैं। दुनिया के हर 5 में से 1 व्यक्ति भारत में बनी दवा खाता है। 2014 से पहले जन औषधि केंद्रों का शेयर 2% था, जो अब बढ़कर 8% से ज्यादा हो गया है। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की उपस्थिति में भाले ढूंगा रोपवे और मिनी सेक्रेटरिएट लुमसें का वर्चुअल उद्घाटन और आधारशिला रखी। वित्त मंत्री ने सिक्किम राज्य में नाबार्ड प्रोजेक्ट के जरिए विकास की योजनाओं के लिए अनुमति पत्र और चेक भी वितरित किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सिक्किम के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दूसरे दिन उन्होंने राजधानी गंगटोक पे भाले ढूंगा रोपवे का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट लुमसेस गंगटोक की आधारशिला रखी और सिक्किम राज्य में नाबार्ड प्रोजेक्ट के जरिए विकास योजनाओं के लिए अनुमति पत्र और चेक वितरित किए। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कोशिश होती है कि स्थानीय लोगों के लिए आर्थिक संसाधन सीधे उपलब्ध कराए जाएं, ताकि रिमोट इलाकों में रहने वाले लोग अपनी स्थानीय कला और पर्यावरण अनुकूल चीजों का उत्पादन कर सकें और अपने परिवार और राज्य का विकास कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, एवरी इंस्टीट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड दैट पॉलिसी इज सबका साथ सबका विकास। It is not just for things around Delhi or big metropolitans like Mumbai or Hyderabad or Bengaluru. NABARD moves to villages which are even in the far-flung areas. वित्त मंत्री ने अमृतकाल के बजट पर बोलते हुए कहा कि सीमा पर मौजूद ग्रामीण इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए जीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाने की स्कीम बनाई गई है, जिससे स्थानीय ग्रामीण अपने ही इलाके में रहकर अपनी जीविका चला पाएंगे। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने अमृतकाल के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र की विकास योजनाओं के जरिए आने वाले समय में राज्य में और तरक्की होगी। Budget 2023-24 has been a forward-looking budget and will surely consolidate our finances and accelerate inclusive economic growth. सिक्किम में भाले ढूंगा रोपवे के जरिए पर्यटकों का 6 घंटे का रास्ता मात्र 15 से 20 मिनट में तय हो सकेगा। यह रोपवे आधुनिक तकनीक से निर्मित है और इसमें सुरक्षा के सभी मानदंडों का ख्याल रखा गया है। साथ ही लुमसे मिनी सेक्रेटेरिएट के बन जाने से गंगटोक में ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकेगी और सचिवालय के विस्तार से कर्मचारियों को पर्याप्त सुविधाएं मिलना आसान होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्किम में पोस्ट बजट चर्चा पर लोगों को आश्वस्त किया कि स्थानीय लोगों के विकास के लिए सरकार की जो योजनाएं हैं उनको सीधे उन तक पहुंचाया जाएगा और ख़ास तौर से जो सीमा पर मौजूद ग्रामीण इलाके हैं वहां पर विकास की योजनाओं को तरजीह दी जाएगी ताकि उन्हें कहीं और जाकर अपनी जीविका नहीं चलानी पड़े। कैमरामैन आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, गंगटोक। और विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास ने आज अपनी यात्रा पूरी कर ली। गंगा विलास की यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुई थी, जो अपनी 50 दिन की नदी यात्रा पूरी करते हुए आज गंगा विलास असम के डिब्रूगढ़ पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वाराणसी से क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। क्रूज ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम जैसे 5 राज्यों को पार किया, तो वहीं एमवी गंगा विलास ने बांग्लादेश के रास्ते 17 फरवरी को असम में प्रवेश किया और गंगा विलास ने 27 नदी इकाइयों में लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी भी तय की है। असम के डिब्रूगढ़ में ये वाकई यादगार पल हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना किया गया दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास मंगलवार को अपने गंतव्य डिब्रूगढ़ पहुंचा तो यात्रियों का दिल खोलकर स्वागत किया गया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गंगा विलास पर सवार होकर पहुंचे पर्यटकों की अगवानी की। डिब्रूगढ़ में हुए रंगारंग स्वागत समारोह में गंगा विलास के इतिहास रच देने की खुशी गूंजती रही। अगले दिनों में हमारे जलमार्ग के जरिए व्यापार और हमारे अलग अलग संप्रदाय के बीच में हमारी रिश्ता, दोस्ती, सद्भावना और हमारी जलमार्ग में बचे हुए संपदा, शक्ति, संभावना को उजागर करने में ये बहुत बड़े कदम उठाएंगे, बहुत बड़े एक भूमिका निभाएंगे। वाराणसी से शुरू होकर आज डिब्रूगढ़ पहुंचा है और मैं डिब्रूगढ़ के सांसद हूं। मैं गौरव अनुभव कर रहा हूं। करीब 50 दिन लगा और इसमें हमारे स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट थे, उसके अलावा और कुछ बाहर के भी टूरिस्ट थे और आज कुशल मंगल हमारे डिब्रूगढ़ पहुंचे हैं।
एमवी गंगा विलास की इस यात्रा का हिस्सा रहे यात्रियों ने अपने अनुभव को साझा किया। उनके शब्दों में सफर की यादों का खजाना चमक रहा था। It was wonderful because we didn't expect that it's so exciting and that India is so friendly and warm-hearted, and now it's the journey is an end, and I'm a bit sad. एमवी गंगा विलास की यह यात्रा देश की शानदार और समृद्ध विरासत से गुजरती हुई अपनी मंजिल पर पहुंची है। लगातार 50 दिन चले 3200 किलोमीटर लंबे इस सफर में सांस्कृतिक धरोहरों का नजारा भी साथ साथ चला। यात्रियों ने वहां के प्रमुख स्थलों को देखा और संस्कृति के रंगों से रूबरू हुए। एमवी गंगा विलास जिन प्रमुख स्थानों से गुजरा उनमें बनारस, बक्सर, छपरा, पटना, मुंगेर, सुल्तानगंज, कहलगांव, साहिबगंज, कोलकाता, सुंदरवन, ढाका, गुवाहाटी, काजीरंगा, माजुली, सवालकुची, पांडु, शिवसागर और डिब्रूगढ़ शामिल हैं। यहाँ की बेमिसाल सांस्कृतिक विरासत गंगा विलास के यात्रियों के लिए यादों का एक ऐसा तोहफा बन गई जो उनकी यादों में हमेशा महफूज रहेगी। 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा एमवी गंगा विलास 3 डेक और 18 स्वीट से सुसज्जित है। 36 पर्यटकों की क्षमता वाला एमवी गंगा विलास प्रदूषण मुक्त प्रणाली और शोर नियंत्रण तकनीक से लैस है। भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचकर संपन्न हुई एमवी गंगा विलास की ये यात्रा रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के प्रयास के अनुरूप है। सुबीना रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं व्यापार जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने मंगलवार को मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ व्यापक चर्चा की। आरबीआई गवर्नर ने ट्वीट करते हुए कहा कि वित्तीय समावेशन, भुगतान प्रणाली, माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल ऋण को लेकर बिल गेट्स के साथ बेहतरीन मुलाकात हुई। मोदी सरकार देश में जगह जगह पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया और कहा कि लक्षद्वीप के लिए आईवे अर्थात लक्षद्वीप डिजिटल कनेक्टिविटी की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने साथ ही जानकारी दी कि कोची और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो गोवा ने पणजी में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया। 3 मार्च तक जनता के लिए खुली इस प्रदर्शनी का उद्देश्य यहां आने वालों को मोटे अनाज के महत्व के बारे में शिक्षित करना और उसे दैनिक आहार में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है। मंगलवार को लगातार 8वें दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 326 अंकों की गिरावट के साथ 59,000 के नीचे 58,962 अंकों पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ 17,303 अंकों पर बंद हुआ। बाजार की गिरावट में फार्मा शेयर सबसे आगे रहे। और खबर खेल के मैदान से जुड़ी हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा मुकाबला 1 मार्च से इंदौर में खेला जाएगा। यह मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस मैच के लिए खास तैयारी में जुट गई हैं। भारत के लिए जहां यह मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का जरिया बनेगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को लाज बचाने के लिए वापसी करनी होगी। भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है। सीरीज का तीसरा मैच जीतते ही टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना लेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार से इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत के लिए जहां ये मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का जरिया है, वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश लाज बचाने के लिए वापसी करने की होगी। इस सीरीज में भारतीय टीम 2-0 से आगे है। अगर भारतीय टीम तीसरा मुकाबला जीतती है तो वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बुक करा लेगी। ऐसे में दोनों टीमों के लिए मैच बेहद अहम है। सीरीज में अब तक खेले गए मुकाबलों पर नजर डालें तो दोनों मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन शानदार रहा है। भारत ने दोनों टेस्ट मैच 3 दिन के भीतर अपने नाम कर लिए। नागपुर में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को भारत ने 132 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया था, जबकि दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट को भारत 6 विकेट से अपने नाम करने में सफल रहा।
भारतीय टीम की गेंदबाजों ने पिछले मुकाबलों में बेहतरीन खेल दिखाया है। दूसरे टेस्ट में भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 7 विकेट और अश्विन ने 3 विकेट झटककर भारत की जीत पक्की कर दी। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि टीम अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराएगी। अगर दोनों टीमों के टेस्ट रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 104 बार आमना सामना हुआ है, जिसमें भारतीय टीम ने 32 मैचों में जीत दर्ज की है और ऑस्ट्रेलिया ने 43 मैच जीते हैं। इनके अलावा 28 मैच ड्रॉ रहे हैं और 1 मैच टाई रहा है। वहीं भारतीय जमीन पर खेले गए 52 मैचों में से भारत ने 23 जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया के नाम 13 मुकाबले रहे हैं। 15 मैच ड्रॉ और 1 मैच टाई रहा है। इस मैच में भारत की नजर जीत के साथ ओवल में होने वाले आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। वहीं नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना मैदान पर उतरने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की निगाह तीसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने पर होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। न्यूजीलैंड ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 1 रन से हराकर इतिहास रच दिया है। वेलिंगटन में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड टीम को जीत के लिए 258 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसके जवाब में टीम ने 256 रन ही बना सकी और मैच को गंवा दिया। क्रिकेट में वैसे ऐसा तो कम ही होता है, लेकिन जब होता है तो रोमांच की हदों को पार कर जाता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच वेलिंगटन टेस्ट में, जहां नतीजा सिर के बल पलट गया। वेलिंगटन टेस्ट में कीवी टीम ने फॉलो ऑन झेलते हुए न सिर्फ वापसी की, बल्कि 1 रन से इंग्लैंड को शिकस्त देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। दरअसल पूरे मैच को मंगलवार को भारतीय सूचना सेवा के 1988 काडर के 2 वरिष्ठ अधिकारी, डीडी न्यूज के प्रधान महानिदेशक और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल और पीआईबी के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश सेवानिवृत्त हो गए। डीडी न्यूज के प्रधान महानिदेशक मयंक अग्रवाल की सेवानिवृत्ति के मौके पर दूरदर्शन परिसर में विशेष विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मयंक अग्रवाल का 33 वर्षों का कार्यकाल बेहद उपलब्धिपूर्ण रहा है। वे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आकाशवाणी के महानिदेशक के पद पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आकाशवाणी, पीआईबी, पब्लिकेशन डिवीजन, स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत नाको में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उनके कार्यकाल में डीडी न्यूज और दूरदर्शन में कई सकारात्मक पहल और बदलाव देखने को मिले। विदाई समारोह में मयंक अग्रवाल ने कहा कि देश का चैनल है दूरदर्शन और दक्षता का जोर स्तर दूरदर्शन दिखा रहा है, उसे बेहतर से बेहतरीन बनाना है। हमारे देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं और वो टैलेंट जो है कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, चाहे वो न्यूज़ से हैं, कल्चरल प्रोग्राम से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, एचआर से हैं, इंजीनियरिंग से हैं। यदि हमको कहा गया कि 2 घंटे बाद ये करना है तो वो होता है। प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उन्होंने जनसंचार, मीडिया प्रबंधन, प्रशासन, नीति निर्माण और कार्यक्रम कार्यान्वयन के क्षेत्र में केंद्र सरकार में व्यापक योगदान दिया है। उन्होंने यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी जैसे विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। भारत सरकार के कई प्रमुख सार्वजनिक अभियानों के क्रियान्वयन से भी वे जुड़े रहे हैं। मतदाता जागरूकता के लिए चुनाव आयोग द्वारा उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के आज के सफर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।